हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर आप लोग रिपोर्ट देख रहे हैं। ये एक ऑक्सफैम की एक कंपनी है जिन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। यहाँ पर कहा गया है कि यूके के जो टॉप रिचेस्ट 10% वहाँ के जो अमीर लोग हैं भाई साहब, उनकी जो वेल्थ है उनमें से हाफ यानी आधा परसेंटेज जो है ना भाई, सीधा सीधा इंडिया की जीडीपी से आया था, जब कॉलोनियल इरा में भारत यूके का एक प्रकार से अधीन था, उनके गिरफ्त में था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 100 साल पहले, जो 100 साल तक जो कॉलोनियल माइंडसेट या कॉलोनियल लोग हमारे यहाँ बसे हुए थे, 1765 से 1900 के मध्य में। तो भाई साहब उसी समय की रिपोर्ट है ये, ऑक्सफैम के द्वारा निकाली गई है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें हैं जो कि भूली हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रिटेन ने 1765 से 1900 के मध्य में एक शताब्दी के आसपास उपनिवेशवाद के दौरान भारत से लगभग, देख सकते हैं आप, रुपए समझिए, 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निकाले हैं। उस समय की बात है। वर्तमान की आप बात करिए भाई साहब, तो देखिए वर्तमान में आप खुद देखिए अमेरिका की जीडीपी कितनी है, 24 से 25 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। वर्तमान में देखिए 64.82 ट्रिलियन डॉलर तो भाई साहब उस समय निकाल लिया गया था, जिनमें से 33.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है सबसे अमीर 10% के पास है। यानी जो टॉप 10 रिचेस्ट पीपुल हैं, जो यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, उनका जो आधा रुपया है, वो आधा रुपया आप देख सकते हैं 64.82 से 64.82 में 33.8 आप लेके चलिए, तो ये जितना भी रुपया है ये भारत का ही रुपया है। यह इतनी राशि थी उस समय की कि जब लंदन में 50 ब्रिटिश पाउंड के नोटों के रूप में लगभग 4 बार बिक सकते थे। आप समझ, इससे आप वैल्यू समझ सकते हैं कि भारत की जो उस समय की स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, वो कितनी बेहतरीन थी। यह रिपोर्ट जो है आधिकारिक एक अधिकार समूह है, एक ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा है, जो कि निकाली गई है, और यह वैश्विक असमानता रिपोर्ट का ही एक हिस्सा है, जो कि हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक मंच के कुछ दिन पहले ही जारी किया जाता है। इसमें देखिए टेकर्स नॉट मेकर्स नामक एक शीर्षक है जिस पर ये रिपोर्ट निकाली गई है। इस पर विश्व भर के धनी और शक्तिशाली लोगों की वार्षिक बैठक शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही सोमवार को यह जारी की गई है। यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक उपनिवेशवाद के समय में व्याप्त जो असमानता थी और लूट की जो विकृतियां थी, आधुनिक जीवन को ये आकार देने का काम है जो कि कर रही थी। ऑक्सफैम ने देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि इससे एक अत्यधिक असमान दुनिया है जो कि निर्मित हुई है। यह एक ऐसी दुनिया है जो कि नस्लवाद पर आधारित विभाजन से त्रस्त है। एक ऐसी दुनिया जो वैश्विक दक्षिण से व्यवस्थित रूप से धन निकालना जारी रखता था। जैसे आप साउथ एशियन कंट्रीज है ना, इनसे सबसे ज्यादा इन्होंने धन निकाला, जिसका लाभ मुख्य रूप से वैश्विक उत्तर के सबसे अमीर लोगों को मिलता है। जैसे आप यूके देखते हैं, फ्रांस देखते हैं, ये नॉर्थ स्टेट्स में आते हैं, यानी नॉर्थ की तरफ में कंट्रीज में आते हैं, जब आप वर्ल्ड मैप को लेकर देखते हैं वहाँ पर। अब देखिए विभिन्न अध्ययन और शोध पत्रों के आधार पर ऑक्सफैम ने यह गणना की कि 1765 से 1900 के मध्य में जो ब्रिटेन के सबसे धनी जो 10% लोग हैं, उन्होंने अकेले भारत से आज के हिसाब से समझिए 33.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है जो कि निकाली है। और वर्तमान में अमेरिका की टोटल जीडीपी आपकी भाई साहब 25 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की उस समय आर्थिक स्थिति कितनी बेहतरीन रही थी। इसमें यह कहा गया है कि यह राशि लंदन के सतह को, मैंने बताया आपको, आप समझ सकते हैं, ब्रिटिश पाउंड जो 50 के नोट होते हैं लगभग 4 गुना अधिक ढकने के लिए पर्याप्त होंगे। समझ सकते हैं आप लंदन के पूरे क्षेत्र को यहाँ पर ढकने की बात कही जा रही है। इसमें कहा गया है कि ब्रिटेन में जो आज सबसे अमीर लोगों की एक बड़ी संख्या है, इनमें जो अपने परिवार की संपत्ति का श्रेय जो उन्हें जाता है ना भाई साहब, वो गुलामी और उपनिवेशवाद को ही है जाता है, जो उस समय इन्होंने रुपया चुराया था हमारे देश से। विशेष रूप से जो गुलामी समाप्त होने पर अमीर दास मालिकों को दिए गए मुआवजे के कारण ही जो मिला था इन्हें। इसमें यह भी कहा गया कि आधुनिक समय में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो प्रायः एकाधिकार या लगभग एकाधिकार की स्थिति में रहती हैं, यानी मोनोपोली की स्थिति में रहती हैं, ये वैश्विक उत्तर में स्थित धनी शेयरधारकों की ओर से वैश्विक दक्षिण के श्रमिकों और विशेषतः महिला श्रमिकों का शोषण करना जारी रखते हैं। वर्तमान में भी आप देखिए तो यही स्थिति चल रही है। जितने भी आप टॉप कंपनीज देखते हैं भाई साहब, ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसी ऐसी ही इन्हीं देशों की सामान्यतः कंपनी रहती हैं। और ये जो दक्षिण के यानी वैश्विक दक्षिण के देश आते हैं, आप देखते हैं साउथ कंट्रीज जो आती हैं, इनका जो है सबसे ज़्यादा शोषण करके ही ये लोग महान बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, और अपने जो है प्रॉफिट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। ऑक्सफैम ने यह भी कहा कि समान कौशल कार्य के लिए वैश्विक दक्षिण में मजदूरी वैश्विक उत्तर की तुलना में 87% से 95% तक कम है। तो ये भी स्थिति आपको पता ही नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर
जो है उतनी अच्छी लेबर के रूप में लेबर को जो है ना मजदूरी नहीं मिल पाती है जितनी अच्छी आपके नॉर्थ कंट्रीज में मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, लाइफ स्टाइल, वहाँ का जो इनकम है काफ़ी अच्छी है। 1765 से 1900 के बीच में 100 वर्षों से अधिक तक ये उपनिवेशवाद चलता है। इस पर ऑक्सफैम ने कहा कि सबसे अमीर लोगों के अलावा जो है उपनिवेश के जो मुख्य लाभार्थी हैं वर्तमान का ये उभरता हुआ मध्यम वर्ग है, मिडिल मिडिल क्लास, क्योंकि उनके पास भी ये रुपया नीचे आया है ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, मिडिल क्लास को उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है वर्तमान में भी। लेकिन जो भारत से इन्होंने रुपया निकाला, जो रिचेस्ट पीपल हैं 10% उन्हें तो मिला है, इसके अलावा जो मध्यम वर्गीय हैं इनको उनका उसका भी फायदा इनको मिला हुआ है। इसके अलावा देखिए 1750 में भारतीय उपमहाद्वीप का वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में लगभग 25% योगदान था। समझिए एक चौथाई भाई साहब ये इंडियन जो है उपमहाद्वीप है ना, यहाँ से पूरा औद्योगिक उत्पादन में हिस्सा था, 1/4 का। यहाँ पर देखिए ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1900 तक, देखिए 1750 में 1/4 था योगदान, लेकिन 1900 तक आते आते यह मात्र 2% रह गया, क्योंकि इन्होंने किया क्या, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए भारत की इंडस्ट्री जो चाइना में इंडस्ट्री थी इनको पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया, और ये लगभग लगभग इसमें सफल भी रहे। ऑक्सफैम ने कहा कि ये विरोधाभासी रूप से इस औद्योगिक जो दमन यहाँ पर हुआ है, इंडस्ट्रियल जो यहाँ पर दमन किया गया है भारत उपमहाद्वीप में, तो इसे अस्थायी रूप से कम करने के लिए एक वैश्विक संघर्ष की आवश्यकता पड़ी। और प्रथम विश्व युद्ध जब होता 1914 से 18 के दौरान में, तो औपनिवेशिक व्यापार पैटर्न के विक्टन ने अनजाने में उपनिवेशों में औद्योगिक विकास को है जो कि उत्प्रेरित किया, लेकिन इसका फायदा जो है साउथ कंट्रीज को नहीं मिलता है बल्कि नॉर्थ कंट्रीज को ही है जो कि मिलता है। ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, लेकिन अब हम लोग देखिए कितने बड़े दोगले हैं, और इन यूनाइटेड किंगडम यानी जो ब्रिटेन के लोग हैं भाई साहब ये कितने बेशरम हैं। ये आप देख सकते हैं 2019 की खबर है, 8 अप्रैल की। तो इस समय 100 ईयर्स हो चुके थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था अमृतसर में। तो उसको लेकर देखिए यूके में नॉट अपोलोगाइज अपोलाइज आज तक नहीं किया भाई साहब, इन्होंने माफ़ी तक नहीं मांगी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो इन्होंने निर्मम हत्या की थी निहत्थे लोगों पर, उस पर आज तक वर्तमान में भी 2025 चला लेकिन आज तक इन्होंने माफ़ी ऑफिशियली नहीं मांगी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्टिकल 5 साल पुराना है। तो यहाँ पे देखिए यूके डीपली रिग्रेट्स, इन्होंने कहा कि हम अमृतसर में जो हत्याकांड हुआ उसको लेकर हम काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट्स यानी शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन बट नो ऑफिशियल अपोलॉजी, यानी इन्होंने भाई साहब यहाँ पर भी ऑफिशियल माफ़ी मांगने से मना कर देते हैं। आप देख सकते हैं हाई कमिश्नर हैं जिन्होंने ये बयान दिया था, यानी डीपली रिग्रेट बस किया था, लेकिन इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझिए, मतलब एक चीज़ आप समझिए कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए क्रिस मार्टिन, मैं तो भैया इन्हें नहीं जानता था, लेकिन वर्तमान में जब ये सब चीज़ें चर्चा चल रही थी तो मैंने थोड़ा देखा, तो यहाँ पे देखिए क्रिस मार्टिन को लेकर क्रिस मार्टिन ने क्या कहा है, इन्होंने इंडिया को थैंक यू कहा है, किस लिए, फॉर गिविंग अस फॉर ऑल बैड थिंग्स दैट ब्रिटेन डिड। अब पता नहीं इन्हें किसने माफ़ कर दिया, कि भारत सरकार ने माफ़ किया है या आम जनता जो 140 से 150 करोड़ की, इन्होंने कब माफ़ कर दिया हमें तो पता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो भी ब्रिटेन की तरफ से जो गलत चीज़ें भारत भारत के लिए की गई हैं उनके लिए आपने माफ़ कर दिया है, उसके लिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ। पहली बात तो ये क्रिस मार्टिन को मैं जानता नहीं, अगर आप लोग जानते हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं तो बस इसी सोशल मीडिया में देखा था कि इनकी काफ़ी चर्चा हो रही, तो मैंने थोड़ा सा खोजबीन की तो हमें पता चला भैया कोल्ड प्ले नामक एक बैंड है ब्रिटिश का। तो ये भाई साहब वर्तमान में भारत आए हुए हैं, इनका आपने ऐड देखा भी होगा सोशल मीडिया में, भाई साहब काफ़ी ज़्यादा हॉट स्टार वगैरह में आ रहा है, मेरे यूट्यूब में ऐड आए थे तब मुझे इनके बारे में पता चला। तो ये म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स वर्ल्ड टूर में निकले हुए हैं इस समय, ये बैंड जो है बैंड बाजा वाले हैं कोल्ड प्ले, तो ये भैया भारत में आए हैं। अब आप समझ सकते हैं भारत में आए तो भारत से बयानबाजी भी कर ली, भारत से सिंपैथी भी लूट ली। तो इन्होंने देखिए परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो इनके जो बैंड के जो फ्रंटमैन यानी जो मेन भैया करता धरता थे क्रिस मार्टिन, तो इन्होंने भाई साहब कहा कि थैंक द इंडियन फॉर फॉरगिविंग द ब्रिटिश कोलोनलिज्म। तो भाई साहब ब्रिटिश कॉलोनी में जब हमारे इन्होंने जो गलत कामें की थी उसके लिए हमने इन्हें माफ़ कर दिया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इन्हें आखिर माफ़ किसने कर दिया है। ये आप देख सकते हैं एक वीडियो शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया में, आपने देखा होगा। तो क्रिस मार्टिन कहते हैं कि थैंक यू फॉर फॉरगिविंग अस फॉर द ऑल द बैड थिंग्स दैट द ब्रिटेन डज। अब भाई साहब हमें नहीं समझ में आ रहा कि कब इन्होंने हमने माफ़ कर दिया है। ये देखिए हमारे ये देश के सेलिब्रिटी, देखिए यहाँ पर हम शाहरुख खान का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन ये मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे हैं।
देखिए, इतनी बड़ी दुर्घटनाएँ ब्रिटेन ने भारत में की हैं, लेकिन हम लोग कभी आप लोगों ने कभी किसी एक्टर के नहीं सुना होगा कि इन्होंने ये हमारे साथ गलत किया है। लेकिन यहाँ पे हम देखिए क्रिस मार्टिन फॉरएवर एंड एवर, इन्होंने ऐसा भाई साहब शाहरुख खान जी ने पोस्ट किया। इसके बाद देख सकते हैं इन्होंने ये इंस्टाग्राम में इन्होंने पोस्ट किया है और इन्होंने कहा लुक एट द स्टार्स, लुक हाउ दे शाइन फॉर यू एंड एवरीथिंग यू डू माय ब्रदर क्रिस मार्टिन, यू मेक मी फील स्पेशल like your songs, love you and a big hug to your team, you are a one in a billion by my friend, India loves you Coldplay। अब देखिए ये अब ये चीज़ भी समझ ली, ये सब चीज़ें स्पॉन्सर्ड की जाती हैं, जितने भी बड़े लोग देखते हैं बिना रुपयों के कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही करते हैं। तो ये भाई साहब मुझे नहीं पता रुपये देकर किया है या नहीं किया है, लेकिन हम लोगों को एज ए इंडियन ये सोचना चाहिए हम किन लोगों की बड़ाई कर रहे हैं। आप बताइए आप लोगों ने कब शाहरुख खान को देखा है कि या अरिजीत सिंह का कोई शो चल रहा हो, कहीं बहुत सारी भीड़ हो तो इन्होंने ऐसे क्या चीज़ें लिखी हो, नहीं करते हैं और ना करेंगे, क्योंकि उसमें भाई सब रुपया नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग आपस में ही एकता नहीं, हम लोग अपनों को सपोर्ट नहीं करते, हम ब्रिटिश लोगों को बहुत अच्छा मानते हैं, गोरे वाले चमड़ी को ना हमें लगता है भाई साहब ये भगवान है हमारे सामने, ये अगर कुछ भी करते हैं तो वो कूल होगा। हम कूल बनने के लिए ना ये सब चीज़ें करते रहते हैं कि हम विदेशी की बड़ाई कर देंगे तो हम कूल नजर आएंगे, हम ये लगेगा कि हम एक डेवलप्ड नेशन के भाई साहब नागरिक हैं। लेकिन हम लोगों को सोचना होगा कि हमें हमारी जो रूट्स है, हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो हमारा अतीत है, उस पर भी देखना होगा कि इन्होंने कैसे क्या वार किया, हम लोगों को कितना इन्होंने नुकसान पहुंचा है। लेकिन हम ये लोग ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो भी शाहरुख खान के द्वारा ये किया गया है, तो आपको ये सही लगता है या नहीं लगता? मुझे तो ये गलत लगता है कि आप चाहे पर्सनली आपको अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन आपको ये भी अगर आप अच्छा बोल रहे हैं तो अगर जब इन्होंने गलत किया है, जब उसके बारे में अगर कोई कमेंट हो ना, तो वो जब चर्चा में हो तो उस पर भी आप गलत बोलने की हिम्मत दिखाई, तब तो आपको माना जाए कि आप हमारे देश के रोल मॉडल। लेकिन हमें समझना होगा हम लोग कूल बनने के लिए बस ऐसी बातें बोल देते हैं, लेकिन हम कड़ू बातें जो हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए अच्छी हैं वो हम नहीं बोल पाते, हमें सिर्फ अपने आप को कूल दिखाना है। लेकिन आपके क्या इस पर विचार हैं जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।